अब देखो, जो अपन ने कल पढ़ा था वो चैप्टर 1 का जो धारा 1 थी वो अपने कंप्लीट कर ली। धारा 2 में अपन आ गए थे, जिसमें जो पहले वाली जो मतलब डेफिनेशन दे रखी है संप्रेषक की, संप्रेषक को अपन ने समझ लिया था कि राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षण अधिनियम 1954 के तहत जो डेफिनेशन दी हुई है वही संप्रेषक अपन को समझना है। उसको मैंने आपको दिखाया था। देखो, इन्होंने ये लिख रखा है, संप्रेषक से निदेशक या ऐसे अन्य वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम के अधीन संप्रेक्षा के कृत्यों मतलब कार्यों को पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया हो। इसका मतलब सिंपल सा ऐसे लिखा हुआ है कि जो राज्य सरकार ऑडिट करने के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी वही संप्रेक्षक कहलाया जाएगा। अब इसमें याद करने वाला फैक्ट ये है, जो आपको एग्जाम में पूछेगा, या तो ये एक्ट पूछ सकता है, ये कब आया, 1954 में। या जैसे संप्रेक्षक कौन होता है, फिर ये वाली लैंग्वेज वहां पर लिखी हुई आएगी। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या, जो इसको ये काम कहाँ आएगा आगे अपन जब पढ़ेंगे ना, तब बार बार एक वर्ड आएगा संप्रेक्षक संप्रेक्षक, तो उसका मतलब यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है ताकि वो आगे आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। अगला जो वर्ड है वो लिखा हुआ है पिछड़े वर्ग। पिछड़े वर्ग का मतलब ये होता है बैकवर्ड क्लास, बीसी। अब ये देखो, जो जनरल होता है ना, जनरल में से एस सी एस टी को माइनस कर दो। इसका फॉर्मूला ये है, एस सी प्लस एस टी। जो बाकी बच गया जनरल में से, ये कहला जाएगा बैकवर्ड क्लास। ठीक है। और बाकी बैकवर्ड क्लास कौन कौन होगा, वो राज्य सरकार समय समय पर गजट में नोटिफाई करेगी कि ये जातियां हैं या ये वर्ग है, वो पिछड़े वर्ग में आएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में जो थर्ड डेफिनेशन दे रखी है वो दे रखी है तुलन पत्र मतलब बैलेंस शीट। अब देखो, बैलेंस शीट है वो धारा 92, जो इस एक्ट की धारा 92 है उसके अधीन तैयार किया गया बैलेंस शीट है। जो तैयार कौन करेगा और कैसे करेगा, और एक उसका टाइम पीरियड होता है, वो तैयार करने के लिए पूरा 92 में डिस्क्राइब किया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे अटैच किया है। इसको आगे अपन विस्तार में उसी टाइम देखेंगे, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी आप देख लो कि जो इसमें इन्होंने लिख रखा है कि जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है ना, वो वित्त वर्ष की समाप्ति, वित्त वर्ष कब होता है, 31 मार्च वित्त वर्ष की डेट होती है, उससे पहले पहले उसको 3 माह के भीतर भीतर उसको तैयार करना पड़ता है। ठीक है ना। इस टाइप का ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर इसको विस्तार से नहीं समझना है, जब ये 92 धारा आएगी तब वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। जीव चिकित्सा अपशिष्ट। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो वहां पर कभी ऐसे लिखा हुआ आ सकता है कि जीव चिकित्सा अपशिष्ट में कौन सा सम्मिलित नहीं है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि देखो, जो अपशिष्ट होते हैं ना नगर पालिका में, जितने भी टाइप के अपशिष्ट है ना, व्यवसायिक अपशिष्ट भी हो सकता है, आवासीय अपशिष्ट भी हो सकता है, औद्योगिक अपशिष्ट भी हो सकता है, जीव चिकित्सा अपशिष्ट भी हो सकता है, बहुत सारे अपशिष्ट होते हैं, है ना। पर्यावरण मतलब ये परिसंकट में अपशिष्ट भी हो सकता है। तो इन अपशिष्टों को समझने के लिए जैसे आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए कि भाई जीव चिकित्सा अपशिष्ट में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित है और कौन सी नहीं है। उसको देखने के लिए इसमें जो लिखे हुए हैं ना, ये 9 टाइप के लिखे हुए हैं, ये आपको पता होने चाहिए सारे। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, से ऐसा कोई अपशिष्ट अभिप्रेत है जो मानवों और पशुओं के निदान। अब देखो, हर चीज है ना, दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है ना, या तो फ्लोरा से बनी है या फोना से बनी है, या तो पेड़ पौधों से है नहीं जानवरों से है। ठीक है ना। यहाँ पर जो इन्होंने मेंशन किया है ना, वो देखो क्लियर किया है कि मानवों या पशुओं की एक ही बात हो गई एक तरह से, है ना, कि निदान उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे संबंधित किन्हीं अनुसंधान क्रियाकलापों या जैव पदार्थों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न हुआ, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है। अब ये 9 चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपको सारी पता होनी चाहिए भाई, कौन कौन सी 9 बातें इसमें सम्मिलित मानी जाएगी। ठीक है ना। ये एक तरह से इनको रटना ही है। जैसे पहला क्या लिखा हुआ है, मानव शारीरिक अपशिष्ट। जब भी कोई जीव चिकित्सा अपशिष्ट की बात आएगी तो तुरंत आपके दिमाग में ये 9 चीजें खुलनी चाहिए, भाई ये उनकी बात कर रहा है। ठीक है ना। जैसे मानव शारीरिक अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं जीव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट, अपशिष्ट तीक्ष्णाग्र मतलब तीक्ष्णा मतलब जैसे कोई काटने में यूज होने वाली जैसे चीज होती है, सीजर टाइप की चीज, वो वाला वर्ड है ये। उसके अलावा फेंकी गई औषधें और कोशिका आवेश औषधियां, जैसे कोई टॉक्सिक टाइप की चीज होती है ना, उनकी बात कर रहा है। ठोस अपशिष्ट, ध्रुव अपशिष्ट, और अब यहाँ पे जैसे गैस अपशिष्ट नहीं वर्ड है, जैसे मान लो वो कुछ भी ऐसा वर्ड फंसा सकता है, तो आप ध्यान रखना इन चीज का।
ठोस, द्रव्य। अब इसको गैस से आप याद रख लेना, देखो भस्मन, राख, जो जलने के बाद जो राख बचती है ना, वो वाली है ये राख, भस्मन राख। अगला है रासायनिक अपशिष्ट। ये 9 चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। समझ में आ गया? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक है। उसके बाद में एक वर्ड यूज किया है, पुल में पुलिया सम्मिलित है। अब देखो पुल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन है ना, नगर पालिका में ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि पुल में पुलिया सम्मिलित है। पुलिया को हिंदी मतलब इंग्लिश वर्ड होता है कलवट। कलवट उसको बोलते हैं, इस टाइप की जो डायग्राम होते हैं ना, उनको कलवट बोला जाता है। ये जैसे रोड निकल रही है, ये नीचे जैसे पानी का नाला है। अब ये बॉक्स टाइप में भी हो सकते हैं, कई बार आपने इसको सर्किल में भी देखा होगा ऐसे। ठीक है ना? इसके ऊपर रेलवे पटरी भी जा सकती है, कई बार रोड भी जा सकती है, कुछ भी ऐसा सिस्टम होता है। तो ये बोल रहा है कि जब भी कोई पुल की बात आएगी ना, तो ये दोनों चीजों की बात कर रहा है वो। नॉर्मल वाला पुल, अपने वाला पुल जो ब्रिज होता है, और ये वाला पुल। ठीक। उसके बाद में बात की गई है बजट प्राकलन। बजट प्राकलन का मतलब होता है बजट एस्टिमेट। कि जब मतलब इंग्लिश का वर्जन, बेस बजट एस्टिमेट का मतलब होता है कि जो धारा 87 में लिखा हुआ है ना, वो वाला बजट एस्टिमेट अपन को समझना है। बजट एस्टिमेट का मतलब ये होता है कि नगर पालिका अपने खर्चे के लिए, या जो उसके पास आमदनी हुई है, उसका पूरा वो ब्यौरा तैयार करती है। फिर सरकार से मांग करती है कि हमें भाई इतने पैसे चाहिए। ठीक है ना? तो उसके लिए एक एस्टिमेट बनाया जाता है, सिस्टम बनाया जाता है। वो कौन बनाता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनाता है, जो धारा 87 में इसका जिक्र कर रखा है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो लिख रखा है ये, मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष में 15 जनवरी से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राकलन के साथ ही नगर पालिका की स्थापन अनुसूची तैयार करेगा। ऐसा बजट प्राकलन नगर पालिका की वास्तविक आय और व्यय का प्राकलन होगा। कितना पैसा सर नगर पालिका के पास आया, क्योंकि आमदनी भी होती है, वे खर्चा कितना हुआ, उसका पूरा एक वो खाका तैयार करेगा। खाका तैयार करके मतलब एक तरह से नगर पालिका भी अपना एक बजट बनाती है। ठीक है ना? उससे रिलेटेड ये चीज है जो आगे अच्छे से अपन को समझ में आ जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट आगे वाला है, बजट अनुदान। मैंने पहले भी बताया था, बजट अनुदान का मतलब होता है जैसे हर डिपार्टमेंट, जैसे इसको बड़े लेवल पर आप समझो, जब भी ये बजट तैयार होता है भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का, उसमें क्या होता है, हर विभाग का एक छोटा सा प्रविभाग हो या छोटा उप विभाग हो, वो एक डिमांड करता है कि हमें इतना पैसा चाहिए। फिर विभाग फाइनेंस को भेजता है, फाइनेंस उसके बाद में वो फाइनल मतलब विधानसभा में जाता है। फिर उसके बाद वो पारित होके उस पर चर्चा होती है, अनुदान मांग पे चर्चा होती है कि भाई जिसने जितना पैसा मांगा है उसको उतना मिलना चाहिए या कम मिलना चाहिए। ठीक है ना? इस टाइप की ये गणित है, लेकिन इसको समझने, ये आपको तभी समझ में आएगा जब ये वाला अपन चैप्टर पढ़ेंगे, तभी विस्तार से समझ में आ जाएगा। तब तक अपन ये सारी बातें समझ चुके होंगे कि नगर पालिका कैसे बजट बनाती है। बजट में अपलोड भी करूंगा एक, है ना, मतलब सैंपल के तौर पे, जैसे किसी भी एक नगर परिषद का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से एक नगर पालिका अपना बजट बनाती है, कौन कौन सी चीजें उसमें वो शामिल करती है, कैसे उनके पास आय होती है, किस टाइप के उसमें दो अकाउंट बनाए जाते हैं, पूंजीगत का और राजस्व का। ठीक है ना? वो सारी बातें अपन जब ये वाला आएगा तब अपन पढ़ लेंगे। आगे जो डेफिनेशन दे रखी है वो दे रखी है भवन निर्माता और विकासकर्ता। भवन निर्माता विकासकर्ता इंग्लिश में बोलते हैं बिल्डर और डेवलपर। अब देखो, या तो मकान कोई अपने लिए बनाएगा, या कोई बंदा मकान दूसरे को बना के देगा। जैसा आपने देखा होगा सोसाइटी वगैरह बनती है शहरों में, या कोई मतलब ठेकेदार वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, मकान बना के देते हैं। ठीक है ना? उस टाइप की गणित इसमें लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? भवन निर्माता या विकासकर्ता। जब भी ये दो वर्ड आएंगे तो उसका मतलब ये समझना है जो ये यहाँ आगे लिखा हुआ है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा कोई अभिकरण, अभिकरण मतलब कोई एजेंसी या कोई व्यक्ति, दो ही बंदे काम कर सकते, या तो कोई बंदा काम करेगा या कोई एजेंसी काम करेगी। जैसे आपने सुना होगा ना, केडिया ग्रुप है, फलाना ग्रुप है ना, ये ग्रुप है। जैसे दिल्ली वगैरह में, जयपुर वगैरह में होते हैं ऐसी एजेंसियां जो मतलब बिल्डर का काम करती है। तो वो एजेंसी भी हो सकती है, कोई बंदा भी हो सकता है जिसने अपनी स्वयं की भूमि पर, या तो अपनी खुद की भूमि पर वो मकान बनाया है, या किसी करार के तहत, कोई कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसने अन्य की भूमि पर कोई कॉम्प्लेक्स निर्माण किया है। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो इसमें आगे आएगा अभी डेफिनेशन में। ठीक, समझ में आ गया? यस सर। आगे लिखा हुआ है भवन। अब देखो, जब भी इसमें ना दो वर्ड बार बार यूज होंगे, भवन और भूमि, है ना, इनको आपको साथ में जैसे है ना, एक तो व्यक्ति, एक एजेंसी, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मतलब एक साथ आते हैं, जैसे भवन और भूमि। अब भवन जैसे ही वर्ड आएगा ना पूरे एक्ट में, उसका मतलब आपको इतनी सारी चीजें
एक साथ दिमाग में खुलनी चाहिए। ठीक है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, से किसी भी प्रयोजन के लिए। अब देखो भवन किसी भी प्रयोजन के लिए हो सकता है, जैसे मतलब कमर्शियल पर्पज के लिए, रहने के पर्पज के लिए, या कोई गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग हो सकती है। किसी भी सामग्री से निर्मित, किसी भी सामग्री का निर्माण इसलिए बोला गया है, किसी को लकड़ी का भी भवन हो सकता है, सीमेंट का भी हो सकता है, मतलब कच्चा पक्का सारा दे रखा है। लेकिन इसमें तीन चीज को इन्होंने शामिल नहीं किया कि इससे नहीं बना हुआ होना चाहिए, किंतु इसमें कोई तंबू, सामियाना या तिरपाल आश्रय सम्मिलित नहीं। तंबू का मतलब आप समझते हो, जो नॉर्मल अपन वो लगाते हैं, मतलब इसका कपड़े टाइप का। सामियाना मतलब ये टेंट लगाते हैं ब्याह शादी वाला, उस टाइप का है। तिरपाल आप जानते ही हो। तो इस टाइप की चीज नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी सामग्री का निर्मित है वो चलेगा। इन्होंने क्लियर किया इस तीन चीज को अलग से। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आएगी, इसमें नींव आएगी, प्लिंथ आएगा। प्लिंथ मतलब जो पिलर वगैरह होते हैं ना, नींव के ऊपर जो स्लेब लगाई जाती है। दीवार हो गई, फर्श हो गया, छतें हो गई, चिमनियां हो गई, स्थिर चबूतरे हो गए, बरामदे हो गए, बालकनियां हो गई, कार्निशे हो गई। कार्निशे का मतलब क्या होता है, जैसे छज्जा वगैरह, आगे छज्जा निकालते हैं जैसे। इन्होंने इसलिए क्लेरिफाई किया है क्योंकि जब कोई अतिक्रमण की बात आएगी ना, तब वहां पर मैटर आएगा कि भवन में शामिल है या नहीं है। वो छज्जा जैसे कई बार आपने देखा, कोई है ना रोड के बाहर निकाल लेता है छज्जा, तो उसमें फिर ऑब्जेक्शन करती है नगर पालिका, भाई आपने क्यों निकाला, भाई ये तो भवन में शामिल है। और आपने भवन में शामिल है तो फिर ये मतलब रोड पे कैसे आ गया, तो उसका जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने एक एक चीज को क्लियर किया है। बहिर्गत भाग या किसी भवन का कोई भाग या उससे सशक्त कोई वस्तु या किसी भूमि की बाड़बंदी करती हुई या बाड़बंदी करने के लिए आश्रित कोई भी दीवार, क्योंकि उसको चारों तरफ आप दीवार भी तो लगोगे ना। दीवार के लिए उन्होंने क्लियर किया एक वर्ड को, कि 3 मीटर से कम ऊंचाई की सीमा दीवार को छोड़ के, मतलब 3 मीटर से ऊंची होगी तभी वो मानी जाएगी। 3 मीटर से कम वाली नहीं होगी, भवन में शामिल नहीं होगी। 3 मीटर लगभग होता है 9 फीट के आसपास मान लो। ठीक है ना। या कोई चिन्ह या बाह्य अभिदर्शक संरचना सम्मिलित है। लेकिन ये तीन चीज शामिल नहीं है जो मैंने आपको पहले बता दिया। अभी इसको नॉर्मली लेना है, आगे ये जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये समझ में आ जाएगा कि भवन मतलब आपके माइंड में होना चाहिए भाई, हाँ ऐसी ऐसी चीजें कुछ इसमें शामिल मानी जाती है। भवन स्थल क्या होता है, भवन स्थल होता है जहां पर भवन खड़ा है, भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए धारित भूमि का कोई भाग अभिप्रेत है। अभिप्रेत है, ठीक है ना, नॉर्मल है, कोई ज्यादा चीज। उपविधि वो होती है, जैसे देखो कोई भी एक्ट होता है ना, उसके तहत कुछ नियम बनते हैं, कुछ उपविधियां बनती है ना, उस एक्ट को आधार मानते हुए। तो जब भी कोई उपविधि वर्ड आएगा, इसका मतलब वो एक कानूनी प्रक्रिया ही है, या इस कानून के तहत ही कोई चीज बनी हुई है, इसके अधीन चीज है वो, है ना। फिर आगे है अध्यक्ष। अब देखो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए अभी से। अध्यक्ष जब भी वर्ड आएगा ना, इसका मतलब है कि ये तीनों चीजें आपके दिमाग में खुलनी चाहिए। इसका मतलब ये अकेले इस अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा है, या इसकी नहीं कर रहा है, या इसकी नहीं कर रहा है, ये तीनों की सम्मिलित बात कर रहा है अध्यक्ष का मतलब। अब जैसे अगर नगर पालिका बोर्ड है, नगर पालिका बोर्ड जब भी वर्ड आए ना, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये नगर पालिका बोर्ड उनकी बात कर रहा है जो नगर परिषद को छोड़ दो, नगर निगम को छोड़ दो, उसके अलावा जितनी भी नगर पालिकाएं बच गई ना, वो नगर पालिका बोर्ड में आती है। अब देखो इसको समझने के लिए पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि केवल अगर नगर पालिका वर्ड यूज है, इसका मतलब उसमें तीन चीज है राजस्थान के हिसाब से। पहला है नगर निगम, जो आप नॉर्मल जानते हो, जैसे अभी 13 के आसपास नगर निगम है, जैसे जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा मतलब है ये, कोटा हो गया, ठीक है ना, भीलवाड़ा जैसा भी बनाया, पाली बनाया, ये नगर निगम है। उसके नीचे का थोड़ा वर्जन है, वो है नगर परिषद, जो लगभग जिले सब जिलों में है नगर परिषद। जिस भी जिले के आप हो, वो एक तरह से नगर परिषद है। अब जो नगर पालिका बोर्ड है, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझना। देखो नगर पालिका बोर्ड है ना, इसमें चार कैटेगरी कर रखी है, फोर्थ कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, उसके बाद में वो नगर परिषद बन जाएगा। ये तीन कैटेगरी है ना, इसीलिए जो अपनी वैकेंसी थी ना, इसका नाम भी है ग्रेड फोर्थ। मतलब आपको फोर्थ ग्रेड देना, जो लास्ट वाली है ना, उसमें आपको लगाया जाएगा ये। उसके बाद में आपको थर्ड में प्रमोट होगे, फिर सेकंड में होगे, फिर उसके बाद में आप नगर परिषद की आयुक्त बनोगे। ठीक है ना। तो ये जो फोर्थ है, थर्ड है, सेकंड है, इन तीनों की कभी भी बात होगी ना, तो उसका नाम है, नामकरण किया हुआ है नगर पालिका बोर्ड। ये बात आपको समझ में आ गई क्या। ये बात समझ में आना बहुत जरूरी है कि नगर पालिका बोर्ड वर्ड आए ना, तब आपकी ये तीन चीज खुलनी चाहिए। और केवल नगर पालिका वर्ड आए तो ये सारी बातें एक साथ खुलनी चाहिए दिमाग में।
समझ में आया ये बात? हेलो। जी हाँ सर। जी सर। हाँ, तो बोलना है, आप बोल क्यों नहीं रहे? समझ में आ गया कि ये वर्ड, जी सर। ये बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आती ये बात है। आप है ना, जिसने पूरा एक्ट पढ़ लिया उनको भी नहीं समझ में आती कई बार। मैंने पूछा था बहुत बार, लोगों ने पहले तैयारी पूरी कर ली, उनको नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका में कंफ्यूज रहता है लास्ट तक। पूरा एक्ट खत्म हो जाएगा तब तक ही कंफ्यूजन रहेगा। समझ गए ना? कोई डाउट हो तो पूछ लो एक बार। कोई डाउट नहीं है? सर नो इसमें सर। नगर सर पालिका फर्स्ट फर्स्ट नाम से कुछ भी मतलब कुछ वर्ड भी नहीं नहीं है, होती? नगर पालिका फर्स्ट नहीं है। ठीक है सर। इसका देखो है ना, जो एनुअल रिपोर्ट है ना, उसके जो लास्ट के पेज में दे रखा है ना, वो मैं अपलोड कर दूंगा है ना। उसमें आप देख के एक बार वो चीज है, आप खुद से एनालिसिस कर लेना एक बार। हाँ, और कोई डाउट बताओ एक बार। सर एक बीच में क्लास हुई थी, इसमें बताया था कि ये नगर पालिका की 4 श्रेणियां होती है, तो ये श्रेणियां और ये अलग अलग है क्या? जैसे देखो मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहले एक ग्राम पंचायत होती है, ठीक है ना? पहले नॉर्मल वो गांव होगा या ग्राम पंचायत होगी नॉर्मल। ग्राम पंचायत मतलब एक ऐसे फेज में है, जो एक गांव है वो शहर बनना चाहता है, या उसको एक कस्बा या शहर की श्रेणी में लाने के लिए जो सबसे पहली प्रक्रिया होगी ना, वो नगर पालिका बोर्ड होगा, और वो फोर्थ श्रेणी होगी। अब ये नगर, पहले ग्राम पंचायत है ना, वो नगर पालिका फोर्थ श्रेणी में चलेगी। समझ में आ गया यहाँ तक? फिर उसके बाद में इसको प्रमोट करके नगर पालिका बोर्ड थर्ड में भेजा जाता है। फिर उसके बाद में उसको भेज के नगर पालिका बोर्ड सेकंड में भेजा जाता है। फिर उसके बाद में वो बनती है नगर परिषद। फिर उसके बाद बनता है वो नगर निगम। ये प्रक्रिया होती है। समझ गए? अब जो श्रेणियां है ना, वो ये है नगर पालिका बोर्ड की 3 श्रेणियां हैं। आपकी जो जॉब लगेगी, आप अपनी जो जॉब लगेगी वो इसमें लगेगी। उसके बाद में इसमें प्रमोट होगा, फिर इसमें होगा, यहाँ तक आते आते वो रिटायर हो जाएगा। यहाँ आईएएस आरएएस को ही लगाया जाता है। नगर निगम में तो आईएएस ही लगता है एक तरह से, है ना? और यहाँ पर लगता है ग्राम सेवक। जो काम ग्राम सेवक का है ना, वो नगर पालिका बोर्ड में ईओ का काम है। बस इतना सा मतलब अपन अच्छे वाले ग्राम सेवक बनेंगे एक तरह से, ऐसा है। समझ गए? जी क्योंकि वो सर। अभी तो बनी है जस्ट। हाँ। अब कोई डाउट है इसमें, या कोई डाउट है तो बताओ। सर वो एक जो जनसंख्या के मामले पर बांटते हैं वो, ये सेकंड वो थर्ड फोर्थ वो यही ऐसा लिखेगा? नहीं है, वो नहीं है, वो चीज नहीं है, यहाँ बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी कोई क्राइटेरिया वो ऐसा है। वो आगे पढ़ेंगे, एक आएगा, एक सर्कुलर आया था, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि मिनिमम 20 वार्ड होने चाहिए, और 20 वार्ड पर लगभग 15,000 जनसंख्या होनी चाहिए। वो चीजें आगे हैं, लेकिन उन चीजों पर मत जाओ, आंकड़ों पर मत जाओ एक बार। ये ठीक। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? जी आ वो गया। वो हाँ, वो भी बता दूंगा। वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसको इससे कंफ्यूज मत करना एक बार, मतलब कंफ्यूज मत होना उससे। ये 3 वर्ड समझ में आना बहुत जरूरी है। देखो, इन्हीं पर ही गणित घूमेगी पूरा ये एक्ट। अब देखो, जो नगर पालिका बोर्ड होता है ना, ये नीचे वाले जो है ना, ये वाले, इनमें जब भी कोई इसका अध्यक्ष अध्यक्ष बोला जाएगा, इंग्लिश में उसको चेयरपर्सन बोलेंगे। समझ में आ गया? चेयरपर्सन वर्ड मतलब ये इंग्लिश वर्ड भी आ सकता है। और जो नगर परिषद के मामले में आता है सभापति, मतलब प्रेसिडेंट। और नगर निगम के मामले महापौर, या उसको बोलते हैं मेयर। ठीक है ना? और मुख्य नगर पालिका, ये यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यस सर। अब देखो, मुख्य नगर पालिका जो अधिकारी होता है ना, वो कौन होगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ड यूज होगा पूरे एक्ट में। जब भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ड आए, तो आपके माइंड में ये 3 बात आनी चाहिए। तीनों की बात कर रहा है वो, नगर निगम का भी हो सकता है, नगर परिषद का भी हो सकता है, और नगर पालिका बोर्ड का भी हो सकता है। एक कंफ्यूज आपके और होगा, बार बार किसी नए स्टूडेंट के कंफ्यूज होगा कि नगर पालिका बोर्ड का मतलब ये है कि जहां पर वो मीटिंग होती है उसको बोलते होंगे बोर्ड, या नगर निगम में जो मीटिंग होती है उसको बोर्ड बोलते होंगे। कई बार ये भी कंफ्यूज होता है, किसी को हो रहा होगा अभी भी। बोर्ड का मतलब कोई मीटिंग है, ये मत समझना, है ना? समझ रहे हो बात को? यस सर सर। अब इसको देखो, ऐसे ये जो समझा सकते छोटी हैं ना वाली नगर पालिका है, हाँ बताओ। कि जैसे कि भाई अपन सिंगल आपके डाउट है वो बताओ मुझे नहीं, सीधा।
डाउट नहीं, मैं ये मतलब बार बार कंफ्यूजन समझने से ज्यादा कि भाई जो समझ में आ रखा है वो और कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि सबसे बीच में लिख देते हैं नगर पालिका, केवल एक वर्ड, उसको तीन पार्ट में तोड़ के एक साइड में हो गया नगर पालिका बोर्ड, सेकंड बीच में हो गया अपना नगर परिषद, और थर्ड हो गया नगर निगम। हाँ, जिस टाइप से आप नगर निगम। अभी हाँ, ये वाला तरीका ठीक नहीं रहेगा सर? नहीं, ये सही है। मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, ये जो हर वर्ड का मतलब बता रहा हूँ, बोर्ड से कंफ्यूज मत होने से। बोर्ड का मतलब क्या, अपन पुरानी मतलब जैसे बोलते हैं ना भाई, आरपीसी का बोर्ड बैठा है, या जैसे कई बार बोलते हैं बोर्ड मतलब को मीटिंग को बोल देते हैं अपन कई बार। किसी ने ऐसा समझा है, पहले हम भी तैयारी करते तब ये किसी ने इसको ऐसा समझ लिया, तो ऐसा मत समझ लेना, ऐसा बोल रहा हूँ बस। अब देखो, मुख्य नगर पालिका जो अधिकारी है ना, ये जब भी वर्ड आएगा ना, इसका मतलब ये तीनों की बात कर रहा है। अब नगर पालिका बोर्ड का मुख्य नगर पालिका अधिकारी ना, उसका नाम अलग है। उसका नाम बोला गया है कार्यपालक अधिकारी। या इसको यहाँ पर एक वर्ड और यूज हो सकता है, अधिशासी अधिकारी। अधिशासी अधिकारी, ये दो वर्ड यूज होंगे, इसको भी लिख लो, अधिशासी अधिकारी भी लिखा हुआ आ सकता है। जो अपन लगेंगे ना वो ये वाला लगेंगे। उसके बाद में जो नगर परिषद का लगेगा ना बंदा, जो नगर परिषद में मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगा, जो नगर परिषद का ईओ होगा, उसको आयुक्त बोलेंगे, इंग्लिश में कमिश्नर। और जो नगर निगम का होगा, उसमें ये वर्ड हटा दिया इन्होंने, ये काट देना, डायरेक्ट में ये काट देना, ये हटा दिया, केवल आयुक्त वर्ड है। समझ में आ गया यहाँ तक? मुख्य नगर पालिका जी अधिकारी सर। में कोई डाउट? ठीक है। अब देखो, पूर्ण दिवस क्या होता है? पूर्ण दिवस में वह है, इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन नोटिस की कालावधि के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाए। रविवार अन्य अवकाश के दिवस सम्मिलित हैं, किंतु उस व्यक्ति द्वारा जिसे नोटिस संबोधित किया गया है, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख अथवा नोटिस में विनिर्देशित तारीख सम्मिलित नहीं है। इसको एक ही बात से समझो, जैसे किसी ने लेटर लिखा या जैसे नोटिस लिखा, ये इसमें आज की तारीख है, मान लो अ, आज कितनी तारीख है? 11 नवंबर। तो 11 नवंबर को लेटर लिखा, और अगले बंदे को प्राप्त हुआ मान लो 15 नवंबर, 20 नवंबर को प्राप्त हुआ, सपोज करो। ये इसमें ये गणित लिखी हुई है कि 11 तारीख का शामिल नहीं करना है, और 20 तारीख का दिन भी शामिल नहीं करना है। मतलब लेने वाला और देने वाला डे शामिल मत करना। उसके बीच में सारे दिवस शामिल होंगे। अगर संडे भी है तो वो भी शामिल होगा, और अन्य अवकाश है तो वो भी शामिल माना जाएगा। समझ में आ गया? ये बात लिखी हुई है इसमें। जिस दिन नोटिस यहाँ से गया और जिस दिन उस बंदे को प्राप्त हुआ, वो 2 दिन को माइनस कर देना। उसके बीच में जो दिन बचे वो सारे शामिल है, चाहे वो संडे हो या अन्य अवकाश हो। सपोज करो ये 11 नवंबर को हुआ, 20 नवंबर को इसके पास पहुंचा, तो 12 से लेकर के 19 तारीख के दिन है ना, वो काउंट कर लो, उतने दिन का वो नोटिस हो जाएगा। वो पूर्ण दिवस कहलाए जाएंगे। समझ गए? इसमें कोई डाउट? अब पढ़ो इसको, देखो लैंग्वेज को। पूर्ण दिवस में वह है, इस अधिनियम में किसी भी उपबंध के अधीन नोटिस की कालावधि के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाए। रविवार अन्य अवकाश के दिवस सम्मिलित हैं, जो मैंने बता रहा था, 12 से लेकर 19 तारीख, किंतु उस व्यक्ति द्वारा जिससे नोटिस संबोधित किया गया है, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख, जो उसको प्राप्त हुई थी 20 तारीख, अथवा नोटिस में विनिर्देशित तारीख सम्मिलित नहीं है, जो उन्होंने दी थी 11 तारीख, ये दोनों माइनस कर देना, सम्मिलित नहीं है। समझ में आ गया? यस यस सर। सर। ये काम इसलिए आएगा, है, ये आगे काम आएगा जब भी एक्ट पढ़ेंगे ना, तो पूर्ण दिवस वर्ड आके आपके दिमाग में खुलना चाहिए कि वो लेने और देने वाला टाइम शामिल नहीं है, उसके बीच में कितने दिन काउंट हो गए, वो काउंट करके वो अगले को बताओ। आगे वर्ड लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है सिर्फ वाणिज्यिक उपयोग के मामले में, कि अब देखो कमर्शियल पर्पज के लिए बोल रहा है। जैसे कई बार क्या होता है ना, कोई कस्बे में किसी ने दुकानें बना ली, कई बार आपने देखे होंगे ना, कॉम्प्लेक्स बनाए होते हैं, जैसे ये फलाना टावर है ना, ये टावर वो टावर, तो उस टाइप की चीज है। उपयोग के मामले में 25 या अधिक इकाइयां, और आवासीय उपयोग के मामले में 10 या अधिक इकाइयों से मिलकर बना कोई भवन अभिप्रेत, उसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। 25 या 25 से अधिक, ऐसा वाला वर्ड यूज होगा। 25 भी शामिल है और 25 से ज्यादा, और इसमें 10 या 10 से ज्यादा। समझ गए? अब जैसे क्या करता है कोई बंदा, जैसे क्या करेगा, 9 रूम बना करके इस चीज से बच निकलेगा, या जैसे 24 रूम बना देगा। भाई मेरा तो वाणिज्यिक नहीं है, कहाँ लिखा है आपके जो एक्ट में? तो 25 लिखा है, तो वो 24 बना के क्या करेगा?
अपने आप को बचा लेगा। समझ गए? ऐसे ही समझ गए ना बात को, इसलिए ये वर्ड उन्होंने यूज किया कि 25 और 25 से अधिक, और उसमें बोला गया 10 या 10 से अधिक। आगे लिखा हुआ है निगम पार्षद। निगम पार्षद का मतलब क्या होता है? क्लियर लिखा है कि पार्षद भी देखो तीन टाइप के हैं। एक तो होता है नगर निगम का पार्षद, एक होगा नगर परिषद का पार्षद, एक होगा नगर पालिका बोर्ड का पार्षद। तीन टाइप के पार्षद होंगे। लेकिन जो नगर निगम का पार्षद होगा उसको बोला जाएगा निगम पार्षद, और जो नगर परिषद का पार्षद होगा उसको नॉर्मल पार्षद वर्ड यूज किया जाएगा। देखो लिखा हुआ है यहाँ, पार्षद से नगर परिषद का कोई सदस्य अभिप्रेत है। और जो नगर पालिका बोर्ड का जो होगा ना पार्षद, उसको सदस्य बोलेंगे, नॉर्मल सदस्य। ये बात क्लियर हो गई क्या? यस सर। ठीक है ना, ये पार्षद वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस ठीक है, सर। फिर उसके आगे समझ में यहाँ कोई डाउट है तो बताओ। आ गया सर समझ। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? फिर देखो आगे लिखा हुआ है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा ना? आगे लिखा हुआ है डेयरी। अब देखो हर जगह नगर पालिकाओं में या नगर निगम में, नगर परिषद में डेयरी होती है, बहुत सारी डेयरी बूथ बने हुए होते हैं। वो उनका सारा संचालन है वो नगर पालिका करती है। इसलिए इन्होंने डेयरी वर्ड यूज किया। डेयरी के लिए बहुत सारे धाराएं दे रखी है, तो डेयरी को इन्होंने इस धारा में क्लियर किया है, या इस परिभाषा में क्लियर किया है कि डेयरी में क्या क्या चीजें शामिल होगी। डेयरी में कोई भी ऐसा फॉर्म, पशुशाला, गौशाला या दुग्ध भंडार या दूध की दुकान या ऐसा अन्य स्थान सम्मिलित है जिसमें विक्रय पर या विक्रय के लिए दूध की आपूर्ति की जाती है। या तो दूध बेचने के लिए यूज होगा, है ना, या दूध की सप्लाई की जाएगी, वो भी बेचने के लिए। जैसे होता है ना, कई बार कोई होलसेल पे बेचता है, उस टाइप से, है ना। आगे लिखा हुआ है जिसमें विक्रय के प्रयोजन के लिए दूध रखा जाता है, जिसमें मक्खन है, घी, पनीर, दही, शुष्क, विसंक्रमित, संगनित और टोन दूध। मतलब जो पाउडर वगैरह है वाला दूध वगैरह, है ना, टोन दूध, सब इसमें शामिल बोला है इन्होंने कि दूध में ये चीजें शामिल है। तो ये पांच ही चीज समझनी है उसमें, कि विक्रय के लिए, विनिर्माण, तैयार करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, किंतु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित ये दो चीज शामिल नहीं है। ये तो थोड़ा ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है कि कोई दुकान या अन्य स्थान जिसमें दूध का विक्रय केवल उसके परिसर के भीतर उपभोग के लिए करने के लिए किया जाता है, जैसे अपन घर में करते हैं, या जैसे कोई सोसाइटी के अंदर कोई दुकान बना रखी है, वहीं का वहीं उन्होंने दूध प्रोडक्शन किया और वहीं का वहीं उसने यूज ले लिया, उस परिसर के भीतर ही, वो इसमें शामिल नहीं माना जाएगा। आगे वाला लिखा हुआ है कोई दुकान या अन्य स्थान जिसमें से दूध का वात रक्षित रूप से बंद या बिना खुले पात्रों में उसी मूल स्थिति में विक्रय आपूर्ति की जाती है, वह ऐसी दुकान या अन्य स्थान में प्रथम बार प्राप्त हो। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया इतना अच्छे से, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो पैक दूध है वो उसमें शामिल नहीं है। इस टाइप की चीज है ये। थोड़ा मेरे को भी इस चीज को लेके थोड़ा भी डाउट ही है कि इन्होंने क्या वर्ड, मतलब एग्जैक्ट इसका वो एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा, है ना। बाकी ये थोड़ा आप दिमाग में रख लेना वैसे, है ना। और क्लियर मैं अगर कहीं से कुछ मिलेगा तो मैं कर दूंगा, है ना। यहाँ तक कोई डाउट है आपके एक्ट में? जहां तक अपन ने जितनी परिभाषाएं पढ़ी, एक बार शुरू में जो रहेगा उसके बाद में स्पीड बढ़ा लेंगे अपन। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं है। आप ये सारी परिभाषाएं अपने लेवल पर खुद से पढ़ के जरूर आना, तभी वो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है ना। और बार बार एक वर्ड बोलना है कि भाई मेरे नंबर 40 में 40 नंबर आ रहे हैं। कोई डाउट नहीं कि मेरे को मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ये चीज बार बार बोलनी है, ताकि ये चीज 23 मार्च को सच हो। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो इतनी बार अगर आप उसको ब्रह्मांड में उसका मैसेज देते हो तो वो मैसेज सच होता है। ठीक है ना। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मन में कि मेरे नंबर 39 पे आएंगे, क्यों आएंगे 39, कौन सा कॉन्सेप्ट मेरा तैयार नहीं है ना। इस टाइप का डेडिकेशन इसमें रखना है, क्योंकि पार्ट बी की तरफ से, है ना, एक भी नंबर अपने कम नहीं हो। ठीक। थैंक यू सर। ठीक है, कल मिले फिर। ओके, थैंक यू सर। ओके, ठीक है।